गाइस कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं बताना चाहता हूँ आज की वीडियो का मोटिव सिर्फ बहुत सिंपल सा है। जब हम मार्केट में एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने निकलते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोगों की सेल्स पर्सन की सुन के कि क्या अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, 10 पॉइंट बता रहा हूँ। उन 10 पॉइंट की लिस्ट बना के हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करिएगा। अगर एक 10 पॉइंटों से हेल्थ इंश्योरेंस आपका मैच कर जाता है तो आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं होगा। इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ। बहुत सिंपल से पॉइंट लेके आया हूँ आपके पास। ये 10 पॉइंट हैं, दसों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इन पॉइंटों के साथ जाएँगे, कभी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो में चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहला पॉइंट मैं बताता हूँ, वो है आपका कवर कैसा होना चाहिए, एक आइडियल कवर क्या होता है। अगर आप 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज़ कर रहे हो, तो आपको कैपिंग लगेगी ही लगेगी। वहीं पे अगर आप उसमें 2000 रुपए, साढ़े द ढाई हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगाते हो, तो आपको 5 लाख का कवर मिल जाएगा। पर 3 और 5 में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। अगर बेचने वाला अगर आपको बताए और खरीदने वाले को पता होना चाहिए कि मैं अगर 2000 रुपए ज़्यादा दे रहा हूँ, तो मेरे कितने बेनिफिट बढ़ रहे हैं। तो वो 2000 रुपए आपको गलत नहीं लगेंगे, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी एक लिमिट को-पेमेंट हटने वाली है। आपको 3 और 5 की पॉलिसी में जगह-जगह लिमिट लगेगी, जगह-जगह लिमिट रहेगी, वो हट जाएगी। 5 वाली पॉलिसी अगर स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर पॉलिसियों में कोई भी लिमिट नहीं होती 5 लाख या उससे अबव। तो एक आइडियल कवर होना चाहिए 5 या उससे अबव का। पॉइंट नंबर 2 मेरा है कि रूम और आईसीयू पे मेन फोकस होना चाहिए। रूम और आईसीयू, रूम और आईसीयू में मेरी लिमिट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं तो अभी बजट कम है। बजट कम है कोई नहीं, इस साल ले लो, अगली साल आप रूम और आईसीयू वाली हटा देना, कैपिंग मत लेना रिन्यूअल पे। क्योंकि अगर आपके रूम में ही मान लीजिए 3000 रुपए पर डे का रूम है, तो रूम के अंदर जो कॉस्टिंग लग रही है उस पे भी कैपिंग लगेगी। आईसीयू है तो आईसीयू के अंदर जो कास्टिंग है वो उस पे भी आपका कैपिंग लगेगी। तो रूम और आईसीयू कैपिंग वाला नहीं रखना है। 5 लाख या उससे अबव जाएँगे तो रूम और आईसीयू में आपको कैपिंग नहीं मिलेगी। ये बहुत बरू ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, रूम और आईसीयू में कैपिंग नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको बताया, सब लिमिट नहीं होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर। सब लिमिट इन द सेंस बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं। वो आपको बता देंगी कि मेरी क्रिटिकल इलनेस पे 50% कवर है, 70% 25% का को-पेमेंट है। पर्टिकुलर बीमारी पे, इस बीमारी पे इतना परसेंट है, इस बीमारी पे इतना परसेंट है, इस बीमारी पे इतना परसेंट है। तो अगर वही बीमारी होगी तो आपको को-पेमेंट लग गई, और को-पेमेंट अच्छी खासी लगती है, क्योंकि वो जिस बीमारी पे को सब लिमिट लगाते हैं, वो उस बीमारी पे क्लेम अच्छा खासा ही आने वाला है आपका। तो वहाँ आपकी पॉकेट से तो जाने ही वाला है बॉस। तो सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। जब आप पॉलिसी सर्च करो, सामने वाले पर्सन से जो आपको पॉलिसी दे रहा है, रिटन में ले लो, रिटन में देख लो वेबसाइट पे, सब लिमिट तो नहीं है। पॉइंट नंबर अगर मैं आपकी 4 की बात करूँ तो वो होगी को-पेमेंट। बहुत ज़रूरी चीज़ है, पूरे प्लान में कहीं भी को-पेमेंट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी पॉलिसियों में स्टार्टिंग में ही को-पेमेंट लग जाती है मैंडेटरी। बहुत सारी पॉलिसियों में पर्टिकुलर डिज़ीज़ पे को-पेमेंट होती है। बहुत सारी पॉलिसियों में एक सीनियर सिटीज़न एंट्री एज एज होती है, उसमें को-पेमेंट लग जाती है, 80-20% हो जाती है। तो ये देख लो कि मेरी को-पेमेंट नहीं होनी चाहिए, ना के बराबर, होनी ही नहीं चाहिए मैं तो को-पेमेंट। को-पेमेंट का मतलब है फिर आपके पॉकेट से जाएगा ही जाएगा। तो को-पेमेंट वाली पॉलिसी भी नहीं लेनी है। एंड पॉइंट नंबर 5 मेरा प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन है। प्री और पोस्ट का मतलब बहुत ज़रूरी समझो, ये मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका 3-4 लाख रुपए की बिलिंग अमाउंट है तो आराम से आप 50, 55, 60 हज़ार रुपए का प्री पोस्ट बना लेंगे। तो ये 50-50, 55 हज़ार रुपए कम नहीं होते हैं। तो प्री पोस्ट के लिए एक फाइल बना लेना, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल उसमें रखना, कंपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही माँगती है। तो वो मिस नहीं करने हैं, और प्री पोस्ट के लिए आपको देख लेना है, प्री और पोस्ट में कोई कैपिंग तो नहीं है। बहुत सारे प्लानों में परसेंटेज में मिल जाता है, बहुत सारे प्लानों में मिलता ही नहीं है, दिक्कत आ जाती है, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो प्री और पोस्ट देख लेना है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, पॉइंट नंबर हमारा 6 है, वो है डे केयर। डे केयर भी देखो अच्छा पार्ट है, इसमें भी कैपिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी कंपनियाँ 541, बहुत सारी कंपनियाँ 171, बहुत सारी कंपनियाँ 141 डिज़ीज़ वगैरह कवर करती हैं। तो देख लेना है कि इन डिज़ीज़ में कोई परसेंटेज के हिसाब से कैपिंग तो नहीं लगी है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ ऑल डे केयर कवर लिख कर देती हैं वेबसाइट पे, तो ये देख लेना है, पता कर लेना है सामने वाले से जो आपको पॉलिसी दे रहा है, कन्फर्म कर लेना है, और खुद भी चेक कर लेना है कि कोई को पेमेंट परसेंटेज वाइज़ तो नहीं है।
देन मेरा पॉइंट नंबर 7 लगता है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मेरे फ्रेश पॉलिसी लेने जा रहा हूँ तब, एक होता है मैं पोर्ट कराने जा रहा हूँ तब मेरे वेटिंग पीरियड क्या रहेंगे। तो फ्रेश के लिए सबसे पहले मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो पहले भी बना चुकी है, इसमें भी बता दे रहा हूँ। एक्सीडेंट मेरा डे 1 से कवर है, बीमारियाँ मेरी 30 दिन के बाद कवर होती हैं और जैसे कि मेरी बीमारियों में भी मेरी जो होगी वायरल हो गया, वायरस हो गया या कोई भी जानलेवा बीमारी होगी 30 दिन के बाद कवर होती है। कुछ नेम्ड ऑफ एलिमेंट होते हैं ओल्ड एज डिजीज़ जैसे कि मेरा कैटरेक्ट है, हार्निया है, पाइल्स है, फिशर है, सिस्ट है, नी वगैरह है, ईएनटी डिसऑर्डर है। ये जनरली कंपनियाँ 2 साल बाद कवर करती हैं, कोई 1 साल के बाद कवर करती है। तो इसमें वेटिंग पीरियड होता है। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि वेटिंग पीरियड वाली मैं पॉलिसी ना लूँ। तो मुझे ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है कि वेटिंग पीरियड नहीं होने चाहिए। अच्छा बॉस, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बहुत लोगों की शिकायत आती है कि सर अभी तो मैं पहले कभी मैंने टैबलेट बीपी की ली थी, पर अभी मैं योगा करता हूँ, जिम जाता हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, अभी तो कभी-कभी मैं बीपी की टैबलेट ले लेता हूँ, बाकी मैं आई एम अ नॉर्मल। नहीं, गलती नहीं करनी है। सामने वाला कहेगा मत लिखाओ सर, मत मेंशन कराओ, पर नॉन डिस्क्लोज़र के केस में क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। जो-जो चीज़ें हैं, जो-जो आप ट्रीटमेंट करा चुके हो, जो-जो टैबलेट खा रहे हो, सारी चीज़ें मेंशन करानी है, क्योंकि क्लेम के टाइम पे अगर वो डॉक्टर ने डिस्क्लोज़ कर दी, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और देने वाले की भी है कि आपकी एक-एक मेडिकल हिस्ट्री बता के, लिखा के देनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो पोर्टेबिलिटी होती है, जितने साल पुरानी होती है उतना कंटिन्यूटी होता है, तो पोर्टेबिलिटी में भी सामने वाले से पर्सन से पता कर लेना, कितने वेटिंग पीरियड मेरे वीव ऑफ हो रहे हैं। 4 साल वाला कितना लग रहा है, 3 साल का है तो कितना वाई माइनस हो रहा है, मैं इतने साल यूज़ कर चुका हूँ, तो इतने साल वाला लगेगा या नहीं लगेगा। तो पोर्टेबिलिटी में ये पता करके रखना है। देन पॉइंट नंबर 8 है नो क्लेम बोनस, बहुत बड़ा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। नो क्लेम बोनस है, तो हेल्प मिलती है। मैंने इस साल 5 लाख की पॉलिसी ली, मैंने कोई क्लेम नहीं किया, अगली साल मेरा कवर बढ़ गया। तो अगली साल मान लो मेरा 5 लाख से साढ़े 5 लाख का क्लेम आ गया, तो मेरा फ़ायदा कर गया ना वो 50,000 जो बढ़ा था। तो नो क्लेम बोनस देखना है कितना मिल रहा है, कितना परसेंटेज पर ईयर है और मैक्सिमम कितना है। देन पॉइंट नंबर 9 ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर सब कुछ देख लिया आपने 8-9 पॉइंट बताए सारे देख लिए, फिर भी हमें क्लेम में दिक्कत आ गई सर, नहीं मिल रहा। दिक्कत आ गई हॉस्पिटल ही नहीं है सर कहाँ क्लेम लें? तो बॉस मेन चीज़ है हॉस्पिटल। आप एक ऐसी कंपनी के साथ जाओ जो आपने सारे पॉइंट मिला लिए तो पॉइंट नंबर 9 भी मिला लो, हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। आप 20,000 25,000 जो भी प्रीमियम भर रहे हो, क्या आपकी एरिया में वो सारे हॉस्पिटल लिस्टेड हैं, जहाँ इमरजेंसी में आप जा सकते हो? आपको 100 150 किलोमीटर ना जाना पड़े। तो हॉस्पिटल भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है क्लेम के टाइम पे, तो हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो सर्च कर लेना नियर बाय जो हॉस्पिटल है वो लेना पॉइंट नंबर 9 और एक लास्ट है ज़ोनल प्रीमियम। मैं कहता हूँ ज़ोनल गलत नहीं है, ज़ोनल प्रीमियम होना चाहिए या सारी कंपनियों में ज़ोनल भी है, कुछ में नॉर्मल भी है। पर ज़ोनल के वाइज़ कोपिंग या को-पेमेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने ज़ोन चेंज किया, मेरा को-पे लग गया सर मैं तो सर दिल्ली आया था इलाज कराने और मैं तो रहता हूँ यूपी से, बिहार से, झारखंड से और मेरा तो को-पेमेंट लग गया सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ोन के वाइज़ भी को-पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 10 पॉइंट मैंने बताए कवर हो गया, रूम हो गया, आईसीयू हो गया, डे केयर हो गया, एनसीवी हो गया, वेटिंग पीरियड हो गया या फिर आपका जो प्री पोस्ट हो गया, को-पेमेंट हो गया, ज़ोनल हो गया, हॉस्पिटल लिस्ट हो गई। ये पॉइंट बहुत वैल्यूएबल है, एक लिस्ट बना लो, एक लिस्ट पे डायरी पे लिख लो या पेज पे लिख लो। जब आप पॉलिसी परचेज़ करो ये 10 पॉइंट डिस्कस ज़रूर करो। ये 10 पॉइंट के वो अगर सामने वाला आपके जवाब दे दे, आप पॉलिसी परचेज़ कर लेना, क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी। बॉस कंपनी कभी भी क्लेम नहीं रोकती है, क्लेम रिजेक्ट होता है इन्हीं 10 चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ में गड़बड़ होगी तभी क्लेम रिजेक्ट होता है। ये बहुत सारे के लोग कहते हैं सर सब कुछ सही था, नॉन डिस्क्लोज़र का केस लगा देगी, क्योंकि आपने डिस्क्लोज़ करा ही नहीं है, बीपी की टैबलेट लेते थे बताया ही नहीं है। तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है और कंपनी रिजेक्ट करती है तो रीज़न भी देती है। बाकी तो हेल्थ इंश्योरेंस में सब कुछ कवर है, ये 10 पॉइंट के साथ जाना, कभी भी क्लेम में दिक्कत नहीं होगी। पॉलिसी लेते टाइम डिस्कस कर लेना सामने वाले से ऑन रिटन डॉक्यूमेंट। और यार वीडियो जो है आपने पूरी देख ली होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करना अगली किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। साथ के साथ मुझे बता देना इन पॉइंटों में भी किसी को क्लेम रिजेक्ट हुआ हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, क्लेम में क्या दिक्कत आई थी, इन्हीं में से आई थी या इससे अदर आई थी, इन्हीं में से आती है जनरली प्रॉब्लम। राइट? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।